My students, we have completed the unit number 1. We have seen crystal growth and wafer preparation, processing consideration, chemical cleaning, getting the thermal stress factors, vapor epitaxy, basic transport processes, reaction kinetics, doping, auto-doping, equipments and safety considerations, buried layers, epitaxial defects, molecular beam epitaxy, equipments used, film characteristics and SOI structure that I just covered in the previous lecture. So altogether we have covered the unit number 1. एंड यूनिट नंबर 1 वाज द लार्ज यूनिट. इसके बाद के जो यूनिट्स हैं वो इतने ज़्यादा लेंथी नहीं हैं. यूनिट नंबर 2 आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि SiO2 लेयर को कैसे ग्रो करते हैं, व्हाट आर दी काइनेटिक्स बिहाइंड इट, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज, व्हाट आर दी सिस्टम दैट इज बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर. तो ये जो है हमारा टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर से आगे के तक जो हम डिस्कशन करेंगे. मुश्किल से 3-4 लेक्चर्स में ये जो है आपका जो यूनिट नंबर 2 वो कवर हो जाएगा. वैसे ही 3-4 भी आगे के यूनिट्स भी इतने बड़े नहीं हैं. ठीक है. सो वी आर मूविंग टू यूनिट नंबर 2 एंड वी विल सी ग्रोथ मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स, सिलिकॉन ऑक्सीडेशन मॉडल एंड इंटरफेस कंसिडरेशन इन टुडेस लेक्चर. Hello and welcome to this lecture. Today we are going to discuss about growth mechanism and kinetics. ठीक है. Since a silicon surface has a high affinity for oxygen, an oxide layer rapidly forms when it is exposed to an oxidizing ambient. ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो सिलिकॉन के लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए जैसे ही हम उसको एक्सपोज करते हैं सिलिकॉन को ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एम्बियंट में, तो तुरंत ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है. ये दो केमिकल इक्वेशंस हैं जिसके थ्रू ये गवर्न होता है. Si प्लस O2, SiO2 सॉलिड, Si प्लस 2H2O, SiO2 सॉलिड एंड 2H2 जो है वो गैस बन के जो है वहां से इवेपोरेट हो जाती है. The basic process involves shared valence electrons between silicon and oxygen. The silicon ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों जो है वो शेयर करते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता है. तो कोवेलेंट बॉन्ड है और दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं आपस में. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, SiSO2 जो इंटरफेस है वो जो है वो सिलिकॉन में मूव होता है. हाउएवर द वॉल्यूम एक्सपांड्स रिजल्टिंग इन द एक्सटर्नल SiO2 सरफेस नॉट बीइंग कोप्लेनर विद द ओरिजिनल सिलिकॉन सरफेस. अब इस मूवमेंट की वजह से SiSO2 जो इंटरफेस है उसकी वजह से कोप्लेनर नहीं रह जाता, आपका जो सरफेस है वो एक्सपांड हो जाता है. Based on the densities and molecular weights of Si and SiO2, we can show that for growth of an oxide layer of thickness D, a layer of silicon 0.44 D is required. या इतना हमको चाहिए. अगर मुझे D thickness चाहिए तो 0.44 D लेना पड़ेगा मुझे सिलिकॉन का. नीचे ये डायग्राम में बताया भी गया. ये सिलिकॉन का सबस्ट्रेट है, ये ओरिजिनल Si का इंटरफेस है और ये SiO2 का इंटरफेस है. ये टोटल SiO2 है. ये तो SiO2 के बीच में जो इंटरफेस है उसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है. The framework of a model to describe silicon oxidation has been created. Radioactive tracer, marker and infrared isotope shift experiments have established that oxidation proceeds by the diffusion of the oxidizing species through the oxide to the SiSiO2 interface, where the oxidation reaction occurs. Uncertainties exist, however, as evidenced by controversies in the literature as to whether changed or neutral species are transported through the oxide and on the details of the reaction at the SiSO2 interface. तो दो थ्योरीज जो हैं चलती हैं, जो कंट्रोवर्शियल थ्योरीज हैं. एक तो कि भाई आपका जो चार्जेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो चार्ज स्टेट में या न्यूट्रल स्टेट में है जो स्पीसीज हैं वो, और दूसरा जो रिएक्शन हो रहा है SiSO2 इंटरफेस में वो किस नेचर का है. ठीक है. तो एक मॉडल है सिलिकॉन ऑक्सीडेशन मॉडल जिसको बोलते हैं. डील एंड ग्रूव ने इस मॉडल को प्रेजेंट किया था. ये जो है 700 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मॉडल जो है वो वर्क कर सकता है. मतलब SiSO2 लेयर जो है हम जो बना रहे हैं उसकी ये टेम्परेचर रेंज है. प्रेशर जो है वो 0.2 से 1.0 atm या फिर उससे हायर हो सकता है. ऑक्साइड थिकनेस जो है वो 300 से 20,000 एंगस्ट्रॉम फॉर ऑक्सीजन वाटर एम्बिएंट्स हो सकती है. फिगर 2 में बताया गया है द सिलिकॉन सबस्ट्रेट कवर्ड बाय एन ऑक्साइड लेयर that is in contact with the gas phase. ये गैस फेस में ये जो कॉन्टेक्ट बनाया गया है, F1 फ्लक्स है, F2 फ्लक्स है, F3 फ्लक्स है. गैस फेस में कॉन्टेक्ट बनाए हैं. CgCs क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे अभी. ये ऑक्साइड लेयर है और ये सिलिकॉन है. ठीक है.
The oxidizing species are transported from the bulk of the gas phase to gas oxide interface. गैस ऑक्साइड इंटरफेस की तरफ जो है वो गैस फेज से गैस ऑक्साइड इंटरफेस की तरफ जो बल्क जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, वो किस फ्लक्स के साथ ट्रांसफर हो रहा है, F1 के साथ। और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेड जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है सिलिकॉन टुवर्ड्स सिलिकॉन, वो है कितनी, फ्लक्स 2 के साथ। ठीक है, और SI और SiO2 जो इंटरफेस है उसके बीच में आपके पास F3 फ्लक्स एग्जिस्ट करता है। इक्विलिब्रियम में तीनों इक्वल माने जाते हैं, तीनों को एक स्टेडी स्टेट में इक्विलिब्रियम में इक्वल कंसीडर किया जाता है। द गैस फेज F1 कैन बी linearly approximated by assuming that the flux of the oxidant from the bulk of the gas phase to gas oxide interface is proportional to the difference between the oxidant concentration in bulk of the gas and oxidant concentration adjacent to the oxide its surface। अगर आपको F1 की वैल्यू चाहिए, फ्लक्स की वैल्यू चाहिए, किसका फंक्शन है उसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या हो सकता है, इट इज द फंक्शन ऑफ Cg माइनस Cs। और यहाँ पे जो Hg है वो क्या बता रहा है, गैस फेज का मास ट्रांसफर कोफिशिएंट आपको बता रहा है। Cg क्या है, बल्क ऑफ गैस का कोफिशिएंट है, और Cs क्या है, ऑक्साइड सरफेस का कोफिशिएंट। ठीक है, टू रिलेट द इक्विलिब्रियम ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज द कंसंट्रेशन इन द ऑक्साइड टू द गैस फेज, जो हेनरी लॉ से दे सकते हैं, वो इस तरीके से बता सकते हैं, हेनरी लॉ से। ठीक है, और उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो उसको इस तरीके से बता सकते हैं। जो C0 है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है इन द ऑक्साइड एट द आउटर सरफेस, और जो C स्टार है वो इक्विलिब्रियम बल्क कॉन्सेंट्रेशन इन द ऑक्साइड PS इन द पार्शियल प्रेशर इन द गैस एडजेसेंट टू द ऑक्साइड सरफेस। तो कुल मिलाकर के पूरा जो केमिस्ट्री है इसके पीछे की, जब ग्रोथ हम करते हैं तो किस तरीके से गैस का कंपोनेंट होता है, सरफेस का कंपोनेंट होता है, वो कैलकुलेट करके आपको बताया गया है और हेनरी लॉ को फॉलो किया गया है यहाँ पे। और यहाँ से Cg और Cs की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताया गया है। 6A और 6B को अगर हम 3 से रिलेट करेंगे, जो पिछला इक्वेशन है 3 है ना, ये जो 3 इक्वेशन है, तो वो इस तरीके से मैनिपुलेट होके आपको मिलता है। ठीक है, इसमें जो H है वो गैस फेज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन इन द सॉलिड। H को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, G अपॉन HKT, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडेंट इन द ऑक्साइड एट द ऑक्साइड गैस इंटरफेस C0 इज लेस देन द इक्विलिब्रियम बल्क ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, तब हम इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। अगर वो लेस हो तो किसका, क्या चीज लेस हो, कॉन्सेंट्रेशन जो ऑक्सीडेंट का है एट द ऑक्साइड गैस इंटरफेस C0, अगर वो लेस हो किससे, बल्क ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन से, तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। F1 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। ऑक्सीडेशन इज नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस विद द ड्राइविंग फोर्स बीइंग द डेरिवेशन of the concentration from equilibrium. Henry's law is valid only in the absence of the dissociation factor at the gas oxide interface. The implication is that the species is moving through the oxide is molecular। ठीक है, अब इसके बाद फिक्स लॉ को समझाया गया, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, यहाँ तक ही हमको पढ़ लेना है क्वेश्चन नंबर 7 तक के, और इसके डिस्क्रिप्शन को समझ लेना है कि हेनरी लॉ में कैसे डिस्क्राइब किया गया। फिर ये एक्सपेरिमेंटल किट का डिस्क्रिप्शन है कि एक्सपेरिमेंटली इसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इस पे भी हमको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे डिफ्यूजिंग, हम जाएंगे, ये नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक सेकेंड, ये है डिफ्यूजिंग स्पीसीज एंड इंटरफेस कंसिडरेशन। The excellent agreement between the model and experimental observation supports the use of Henry's law, जो हमने पढ़ा। This implies the lack of dissociative effects of the gas SiO2 interface, indicating the species diffusing in the oxide is molecular for both oxygen and steam oxidations। तो ऑक्सीजन जो है जो ड्राइव होता है, और जो स्टीम है जो वाटर वेपर बनता है, उसके थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। Additional results indicate that the oxidant is molecular for both water and oxygen oxidations. Since good agreement is obtained between the calculated and measured oxidation rates with respect to the absolute rate and pressure, and with respect to temperature dependence. Okay. A proposed modification to the Deal groove model provides an excellent fit to the experimental data, including the thin dry oxidation regime where the Deal groove model breaks down. The physical basis of the proposed model is what, while diffusion through the oxide is still by molecular oxygen, the oxidation of silicon occurs by the reaction of a small concentration of the atomic oxygen. कुछ नहीं है, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो है इस मॉडल के पीछे का उसको दिया गया है ना। इसमें से जो पॉइंट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने लायक है, जैसे यहाँ पे डील ग्रूव मॉडल में क्या चेंज है, जिसमें ड्राई ऑक्सीडेशन रिजीम यूज किया गया, ठीक है, और ऑक्साइड जो है लेयर है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन
जो है वो होना चाहिए, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप सिर्फ याद रखेंगे। As stated earlier, the question of whether the oxidizing species is charged or neutral is still the subject of controversy। हम लोगों ने डिस्कस किया इसको कि चार्ज्ड है या न्यूट्रल है होना चाहिए आपके ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज को, वो अभी भी it is the matter of the discussion. While the above discussion favors diffusion of a molecular species, supportive evidence for a charged species arises from experiments showing that an applied electric field can influence the oxidation rate, either accelerating it or retarding it, depending on whether the silicon is positive or negative with respect to the oxide gas interface. कुछ थ्योरीज कहती हैं कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज होने चाहिए और वो अनचार्ज होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए, लेकिन कुछ थ्योरीज जो डायरेक्टली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आती है और ऑक्सीडेशन रेट को जो है इन्फ्लुएंस करती है, उससे हमको ये भी पता चलता है कि एक्सेलरेट भी हो सकता है और रिटार्ड भी हो सकता है, मतलब स्लो डाउन भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सिलिकॉन पॉजिटिव है या नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दी ऑक्साइड गैस इंटरफेस। तो चार्ज स्पीसीज भी जो है उसकी थ्योरी भी आती है। Another work based on studies of electrical conduction of elevated temperatures concludes that species responsible for ionic conduction is doubly negative interstitial oxygen ions. ठीक है, we now shift our discussion from the unresolved question of the nature of the diffusants to the SiSO2 interface. The structure and oxidation mechanism at the interface is particularly important since what occurs here from an atmospheric point of view can influence not only the oxidation kinetics but also allied areas of interest, such as diffusion. Both the interface structure and the oxidation mechanism are complicated and a continuing source of discussion in the literature. तो जो ऑक्सीडेशन एजेंट है, जो उसका सोर्स है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसके अंदर मैकेनिज्म क्या होगा, SiO2 इंटरफेस के ऊपर, वो अभी भी डिस्कशन का सब्जेक्ट है। The controversies as to whether charged or neutral species are transported through the oxide have been reviewed, followed by the proposal of a model that appears consistent with much of the earlier data. The model is based on a large molecular volume difference between Si and SiO2. The difference must be accommodated to allow a newly formed SiO2 molecule to fit into the normal SiO2 structure. This leads to the proposal of an interface transition region, which consists of a network of extra half planes that terminates at the Si side of the Si-SiO2 interface. Movement of this interface requires a supply of vacancies from the silicon to the interface. The movement of Si interstitials from the surface into the bulk Si or free volume influx from the SiO2. An additional proposal relating to the interface suggests that silicon is transformed to alpha cristobalite plus industrial Si ions. ठीक है, subsequent oxidation of the interstitial produces lattice distortion and transformation vitreous silica to the vitreous silica. Hence, the crystalline SiO2 phase exists only as a buffer between the Si and vitreous SiO2. The proposed interface mechanism are consistent with qualitative explanation related to the oxidation, enhanced diffusion, stacking fault formation, interface change and the interface charge and oxidation velocity. इतनी सारी चीजों को अफेक्ट करता है जो आपका जो हम यूज कर रहे हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका जो कहना चाहिए कॉन्सिक्वेंस है, वो इतनी सारी चीजें हो सकती है। Additional mechanisms have also been reported which attempt to explain point defect related to the interface phenomena. Doubly negative interstitial oxygen was discussed previously. Such ions at the Si-SiO2 interface may react with silicon and displace it in the industrial position in the lattice to form SiO, which can combine with the SiO2. तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। Although the interface reaction generally goes to completion, even a small flux of silicon interstitial into the silicon can have a large effect on defect formation or diffusion. तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई किसके रिस्पेक्ट में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर कैसे ग्रो होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है ग्रोथ का, और साथ ही साथ क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस इन्वॉल्व हैं। थ्योरी जो न्यूट्रल वाली थ्योरी चलेगी या चार्ज वाली थ्योरी चलेगी, उसके ऊपर ये डिस्कशन किया गया। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, प्योरली केमिस्ट्री बिहाइंड द प्रोसेस जो है वो डिस्कस की गई है। तो इसमें आप वही पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे जो लगता है आपको कि
मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्लक्स की वैल्यू क्या है, F1 F2 F3 क्या है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, वो डायग्राम है, उन चीजों को ही हमको ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।